डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शासन का संगठन, जिसमें कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, कार्यपालिका है ये शासन का वह भाग है, शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है और जनता से उनका पालन करवाता है। गिलक्रास्ट के शब्दों में देखें तो गिलक्रास्ट के अनुसार कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जो जनता की इच्छा है उनको क्रियान्वित करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, व्यवस्थापिका जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो मांग है, उनकी पूर्ति के लिए जो कानून बनाती हैं, उन कानूनों को लागू करने का और जनता से उनका पालन करवाने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, कार्यपालिका जो शब्द है इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक व्यापक अर्थ में किया जाता है, दूसरा उसका संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में देखते हैं तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी कार्य संस्थाएं, एजेंसियां सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत समस्त प्रकार की कार्य एजेंसियां, संस्थाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं, जबकि संकुचित अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो नीति का निर्माण करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इस रूप में इसे हम राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। जैसे इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। भारत में देखें तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इसी प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। अब देखिए, कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका है, दूसरा नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका है, तीसरा एकल और बहुल कार्यपालिका, चौथा जो वर्गीकरण है वो वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका के रूप में है, और 5वां जो वर्गीकरण है वो उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका के रूप में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, इसमें जनता द्वारा चुने हुए या निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। जैसे भारत में जनता के द्वारा जिन जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है वो एक निश्चित समय, जैसे कि 5 साल के लिए चुना जाता है। जबकि स्थायी जो कार्यपालिका है, इस स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नियुक्ति के माध्यम से सदस्यों का, यानी राजनीतिक जो स्थायी जो कार्यपालिका है उसके सदस्यों का चयन किया जाता है, और ये जब सरकारी सेवा में आते हैं तो ये नियुक्ति से लेकर के अवकाश ग्रहण करने के समय तक रहते हैं। स्थायी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः निष्पक्ष होते हैं और उन निष्पक्ष होकर के कार्य करना होता है, और ये राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसको सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे भारत में हम देखते हैं तो भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ये राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्सा हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य अधिकारी हैं वो स्थायी कर्मचारी या स्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से पहला जो वर्गीकरण है वो राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के रूप में है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में है।
संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का ये भेद पाया जाता है, ये अंतर पाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के दो रूप हैं, एक नाम मात्र, वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका वह है जिसे संविधान द्वारा शक्तियाँ तो दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में वह स्वयं प्रयोग न करके अन्य किसी के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नाम मात्र कार्यपालिका राज्य तो करती है लेकिन शासन नहीं। सीधे शब्दों में शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो नाम मात्र कार्यपालिका में निहित होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में देखा जाए तो सम्राट, और भारत में राष्ट्रपति हैं, वो नाम मात्र कार्यपालिका के उदाहरण हैं, जबकि इन देशों के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का ये भेद पाया जाता है। इसके बाद में है एकल बहुल कार्यपालिका। जब शासन की संपूर्ण शक्तियाँ अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति में निहित होती है तो इसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित न होकर के कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित होती हैं तो उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से एकल और बहुल कार्यपालिका में जो अंतर है वो पाया जाता है। यानी एकल कार्यपालिका में शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होती हैं, जबकि बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत शासन की शक्ति कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित होती है। तो इसके बाद में है वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका के दो रूप हैं। इनमें से वंशानुगत जो कार्यपालिका है, यदि राज्य का प्रमुख वंशानुक्रम से सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहा जाता है, और ऐसा प्राय राजतंत्र में पाया जाता है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक कार्यकारी प्रमुख होता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, और निर्वाचन का जो ये तरीका है कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, ये उस देश के संविधान और शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका में ये भेद है। इसके बाद में है उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का ये भेद पाया जाता है। यानी जहाँ संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय जो कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका को संसद का जब अविश्वास प्राप्त होता है तो उससे पद से हटना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है या अध्यक्षीय जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद ही कार्यपालिका है वो अपने पद से हट सकती है या उसे हटाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं उनमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए उसे उत्तरदायी कार्यपालिका कहा जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए इसे अनुत्तरदायी जो कार्यपालिका है उसके नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका के कौन कौन से भेद हैं उनका देखा। थैंक यू।